धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन तमाम खबरों पर चर्चा, तबसरा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। बहुत कुछ भारत में भी घट रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी है, उन तमाम पहलुओं पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबरों के साथ। और इसमें जो पहला अपडेट है वो मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। भैया, जब तुम्हारी सरकार बन गई है, तुम सरकार में शामिल हो गए हो, तो अब भी क्या धरना प्रदर्शन करके ही लोगों को उनके पद से उतारोगे? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और चीफ जस्टिस ने 5 जजों के साथ इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन पर आरोप था कि वो शेख हसीना के समर्थित थे। तो क्या अब भी धरने प्रदर्शन की ही राजनीति चलेगी सर? जहां तक शेख हसीना रिजीम के समर्थन की बात है, कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन धरना प्रदर्शन से कुछ समय ही पहले यह खबर फैल गया, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कि चीफ जस्टिस बांग्लादेश के मीटिंग बुला रहे हैं, सब जस्टिस के, जितने जस्टिस है वहां के, और मीटिंग में क्या बातें होती है वो कहना मुश्किल है। संभवतः वो कहते कि जो नई सरकार बनी है, या जो अमेरिका के मदद से या वहां से फ्रांस से होके आ रहे हैं उनके मदद से जो सरकार बनी है इस आंदोलन के बाद से, उसके खिलाफ कुछ वर्डिक्ट आता और बड़ा तमाशा हो जाता। इसीलिए जल्दीबाजी में जनता को इकट्ठा किया गया है और उन पर दबाव डाला गया है। 1 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया गया कि 1 घंटे के अंदर में आप इस्तीफा दे, नहीं तो हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। अंदर घुसने की शुरू हो गई थी और इससे डर के इन्होंने अपने बाकी साथियों के साथ इस्तीफा दे दिया। यह ताकत की मतलब है, यह भीड़ की नहीं है, यह राजनीति नहीं, यह ताकत की राजनीति है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए, यही होता है खबरों की खबर। पूरा मीडिया बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट घेर लिया और सत्ता में बैठने के बाद भी वो लोग दबाव बना रहे हैं। लेकिन वो दबाव क्यों बना रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो शेख हसीना के हिमायती हैं, वो कोई भी ऐसा आदेश, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। अब नए चीफ जस्टिस वहां पे आ चुके हैं। हालांकि और भी डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे जो चीफ हैं वो इस्तीफा दे देकर साइड हो जा रहे हैं, कुछ को जेलों में भी डाला जा रहा है। लेकिन अगली जो खबर है वो आ रही है 2 सांसदों के हवाले से। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के हित जो हैं वो सुरक्षित किए जाएं बांग्लादेश में। हाँ, ये दोनों सांसद कहते हैं इंडो अमेरिकन है, मतलब वहां जाके बस गए हैं और या पूर्वज उनके आए होंगे। और ये दोनों जो हैं, इन्होंने गुहार लगाई है बाइडेन गवर्नमेंट से। इन्होंने इसको ब्लिंकन को भी चिट्ठी लिखा है कि हिंदुओं के खिलाफ एक तरीके से मतलब आक्रमण किया जा रहा है उनके संस्थाओं पे, उनके टेम्पल पे। और ये केवल हिंदू नहीं, क्रिश्चियन के भी उस पे किया जा रहा है, जोड़ा हुआ। बांग्लादेश में हिंदू क्रिश्चियन यूनिटी करके ऑर्गेनाइजेशन भी है, 2 ऐसे हैं जो दूसरे अल्पसंख्यक भी है, जैसे जैन या बुद्ध है, वो सब इसमें शामिल होते हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि 205 घटनाएं छोटी बड़ी हुई है, 205 में कोई हुई नहीं है, लेकिन इसका अंदाजा इससे भी लगता है कि इन्होंने कहता है कि 2 व्यक्ति मारे गए। तो पूरे कहें तो पूरे बांग्लादेश में 450 से 500 लोग मारे जा चुके हैं, और कौन किसके पक्ष से मारा गया नहीं मारा गया कहना मुश्किल है। और जहां तक बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन या सेक्रेटरी जनरल है, खालिदा जिया के जो मतलब नंबर 2 कह सकते हैं हम लोग, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं घट रही, 1-2 छुटपुट घट रहे हैं। जब भी आंदोलन होता है, क्रांति होता है, तो ऐसे लोग जो है जो एक दूसरे को लूटते हैं, अपना बदला सधाते हैं, वो लोग हैं। और हमारी पूरी कोशिश है इसको रोका जाए, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। साथ साथ यह भी आया है कि जो वहां की आम जनता है, खासकर जो युवा वर्ग है, छात्र हैं, वो हर जगह फैल के, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो या इस तरह की भीड़ को कंट्रोल में करने की हो, ताकि अल्पसंख्यकों के ऊपर, बैंक के ऊपर, दूसरे जगह इस तरह का ना किया जाए। तो ये दोनों सांसद जो हैं सो निश्चित रूप से भारत से इनको कहा गया है कि भाई कुछ करो और आवाज लगाओ, और जहां जहां भी पॉसिबिलिटी बनती है हिंदू मुस्लिम की बात करो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि आरएसएस बड़ा मजबूत है ब्रिटेन में, वहां पर भी लंदन के अंदर एक प्रोटेस्ट कराया गया। लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। आपने तो सीए कानून बना लिया है, अखंड भारत की आप बात ही करते हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही करते हो, तमाम बांग्लादेशी जो 2 करोड़ वहां पे हिंदू बसे हैं, ले आओ ना इधर ही।
ले ले आने के लिए तो बिल्कुल भड़क जाएंगे, वो नहीं होंगे, उसके खास खास लीडर होंगे जो हिंदू मुस्लिम बात को करें, इनके विचारधारा से मिले, या उस तरह के पैसे वाले हों जो इनके फंड में इलेक्ट्रल बॉन्ड या अंडर हैंड रूप से दे सके, तब वो जरूर आएंगे, 100-200 होंगे। जहां तक 2 करोड़ की बात है, सवाल नहीं पैदा होता है, 6-7% ही है, उनको वह नहीं लाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, वोट भी तो बढ़ेगा लेकिन लाएंगे फिर भी नहीं, क्योंकि सब असल में धंधा कर रहे हैं। और ये लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इसके बीच में भी इनका धंधे वाला ही खेल होता है। 17 अगस्त को पाकिस्तान जाने वाली थी बांग्लादेश की टीम, लेकिन अब खबर आ रही है कि तेहरा को ही पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से कि हमारे यहाँ खेल का प्रैक्टिस करने का माहौल नहीं है, इसलिए अपने यहाँ लाहौर में आने दे 6-7 दिन पहले, ताकि हमारे खिलाड़ी मैनेजमेंट जो भी वहाँ जाके पहले से पूरी तैयारी कर सके। खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ये लोग बाकी सब काम करेंगे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हालांकि अभी तक मेरे जानकारी में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है सोशल मीडिया में या मीडिया में, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस मांग को, इसीलिए ये लोग पहुंच रहे हैं। जी अब शुरुआत करते हैं दूसरी खबरों की, जिसमें जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही कि अडानी के पैसों पर खेल रही हैं सेबी की प्रमुख और उनका पति। और ये बड़ा खुलासा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने किया, और उसके बाद कांग्रेस ने यह तक कह दिया कि बाबा जी ने 12 अगस्त की बजाय 9 अगस्त को संसद शायद इसीलिए स्थगित करवा दी, ताकि उन्हें पता था कि ये हंगामा उठ सकता है संसद में। आपके पास क्या क्या जानकारी इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई? देखिए, जहां तक दूसरे भाग की बात है, इसकी संभावना है जो आप कह रहे हैं, वह नहीं चाहती थी भाजपा कि किसी भी तरह से अदानी प्रकरण का बहस हो या हंगामा उठे। हालांकि राज्यसभा में दूसरी तरफ से भाजपा के एक सांसद ने कांग्रेस के चीफ को या अपोजिशन लीडर को राज्यसभा के वहां पे इन्होंने शोर मचा दिया, उनके बारे में कह दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कुछ कहा, और इसके आधार पर हंगामा हो गया। इसको साइन एडजॉर्न कर दिया, साइन डाई बंद कर दिया, लोकसभा में कुछ फालतू का वो करके, और कहते हैं कि 130% जो हमारा काम था उससे अधिक हो चुका था, जरूरत ही नहीं था, हम क्यों उसका चलाए, जो कि झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और भी कुछ कामकाज हो सकता था, या इस पर तो बहस होना ही चाहिए था। जहां तक इस चीफ की बात है, एक कंपनी होता है, उसको कहते हैं ऑफशोर कंपनी, यानी अपने देश में नहीं किसी और देश में जाके, जैसे पहले मॉरिशस में होता था। हमारे देश की कई कंपनियां मॉरिशस में कंपनी बनाती थी, कुछ भी नाम कर दिया आपने, के इंटरनेशनल अब्रॉड कुछ नाम रख दिया, मॉरिशस में खोल दिया। एक ऑफिस हो ना हो उसकी भी जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ भी धंधा नहीं होता। एक हो सकता है चपरासी जो हमने किराए पे ले रखा, उसको देखभाल करने के लिए 2 या 3 बंदे होते हो, मैं तो खैर कभी जाता ही नहीं हूं, लेकिन वहां पे करोड़ों अरबों रुपए का पूंजी आता है, अमेरिका से आता है या यूके से आता है या हमारे यहां से उनके तरफ जाता है। अदला बदली करने का उपाय होता है, जो फॉरेन फंड्स आते हैं वो होता है। जैसे पनामा लीक्स में हमें पता चला, स्वीडन वगैरह, स्विट्जरलैंड में तो हमें पता ही है कि वहां पे बैंकों में है। इसमें इसकी हिस्सेदार थी ये जो चीफ है अभी अदानी के का जो इकोनॉमिक जो समूह है उसकी चीफ थी, और जस्ट इसके पहले यानी अदानी के साथ जो कर रही थी सेबी चीफ बनने के पहले, इनके हस्बैंड के बीच में ये बातें हुई है। हस्बैंड भी जो है अभी लोग अमेरिकी नागरिक है या वहां रहते हैं, यहाँ भी आते जाते हैं, दोनों जगह के जो भी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, और इसलिए उन्होंने सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया, हस्बैंड को अपने नाम से हटा दिया, क्योंकि अब वो सही नहीं होता। छुपाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उसमें अदानी का ये फॉरेन जो कंपनी सब है उसमें इनका हिस्सा था, और इसको छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। और तो साफ नजर आता है कि ये बड़े बड़े लोग तथाकथित रूप से, जहां तक सेबी है, शेयर मार्केट है, बड़े बड़े कंपनी है, फिनांस कैपिटल है, जहां पर ये बड़े हमारे पूंजीपति वर्ग की उंगलियां हैं या उनका कंट्रोल है, ये लोग उसकी चापलूसी में उसके हिसाब से कानून करते हैं, बदलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, और पकड़ा गया। हालांकि इन दोनों ने कहा कि नहीं, झूठ बात है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो जांच की है उस पर हम कैसे भरोसा कर लें, जिसमें कह रहे हैं कि अडानी ने कोई गड़बड़ ही नहीं की है? सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने ही से मना कर दिया, तो जांच हुआ कहां मेरे समझ से? और जांच होता भी है तो क्या होता है? हमारे यहाँ जितने भी कमीशन बैठे उसका क्या मतलब होता है? 5-5, 6-6 साल तक वो आपके ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, आता भी तो उसका कुछ और मतलब होता है। जो जांच करने वाला है उसी ने तो गड़बड़ी की है।
मतलब क्या है फिर जांच का? जी नहीं, अब यहाँ मुझे समझाइए थोड़ा हमारे व्यूवर्स के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी जांच करेगा अडानी के पिछले घोटाले की। अब सेबी की प्रमुख ही घोटाले में शामिल मिल गई हैं अडानी के साथ, अब कौन जांच करेगा? बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी बने। पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगा तो आप क्या कर लीजिएगा? हो सकता है कुल 3 की मेंबर बने, एक उनका बंदा होगा, एक विपक्ष यानी हमारा बंदा होगा, तीसरा तथाकथित न्यूट्रल रूप से होगा जो कि उन्हीं के रूप में जाएगा। हमारा बंदा ठिकाना नहीं, 6 महीने के बाद से उसके यहाँ ईडी का रेड पड़े, कुछ और हो जाए या उसके बैंक में पैसे चल जाए, वह भी वही उसी तरह के जांच का चीज करेगा जो होगा। और जांच का आता भी है 5 साल 6 साल बाद, तब तक सरकार बदल चुकी रहेगी, कोई खास मायने नहीं है। हो सकता है 1,000 करोड़ का उस पर फाइन लग जाए, बात खत्म हो जाएगी, आई गई हुई। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब मैं कहता हूं व्यवस्था की बात, उसमें 1-2 बंदे के खिलाफ हम कर रहे हैं, अंबानी अडानी के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनके जो राजनीतिक दल हैं, उनके प्रधानमंत्री चाहे आज के हों या 2014 के पहले वाले प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति उनकी बातें कर रहे हों, उनकी राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, यह सब के सब उसी व्यवस्था के बनाने में, उसको बढ़ाने में, उसके काम करने में, उसको सहयोग करने में, ताकि वह अपनी पूंजी बढ़ा सके और हम मेहनतकश जनता को लूट सके के लिए काम कर रहे हैं। जी कई दिन पहले हमारे इसी बुलेटिन पे हमारे किसी व्यूवर ने कमेंट किया और सवाल उठाया कि 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, क्या वो सबके सब इसी चक्र में शामिल नहीं हैं? और जब वो इस चक्र में शामिल हैं पूंजीवाद वाले में, तो कैसे वो इसके खिलाफ खड़े हो पाएंगे? इतना आसान थोड़ी है। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि हम यह कहें कि पूंजीवाद से अलग होकर समाजवाद आ रहा है तो गलत बात है। पूंजीवाद के पहले राजतंत्र जैसी व्यवस्था थी, उसके गर्भ से ही पूंजीवाद निकला। यानी जो जमींदार और राजा का जो था, जमीन के ऊपर कब्जा था और किसान होते थे, उन किसानों को मुक्त करना आवश्यक था ताकि वो मजदूर बन सके, और मुक्त हो गया, जमीन से कोई नहीं जुड़ा हुआ उस ढंग से, और वह मालगुजारी अपने राजा को नहीं देता है। आज का यदि समाजवादी क्रांति होता है तो इसी पूंजीवाद के गर्भ से होगा। यही मजदूर हैं जो पूंजीवादी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, अपने श्रम शक्ति बेच रहे हैं, और जो उनके बदले में उनको वेतन मिलता है या मजदूरी मिलता है, उससे खा पी रहे हैं। उससे काम करना बंद करें तो मर जाएंगे। लेकिन यह सारी व्यवस्था जो है, जो पूंजीपति वर्ग है, 1% नहीं, इस 8 अरब कहा ना, या 800 करोड़, जो 800 करोड़ 8 अरब कुछ भी कह सकते हैं जी। हाँ नहीं, 800 है या 8 अरब है, तो 8 अरब की जनता में केवल 1% है वो लोग हैं, और उन्हीं के लिए राज्य सत्ता काम करता है, उन्हीं के लिए संविधान काम करता है, सेना उन्हीं के लिए काम करता है, जितने भी प्रशासन है, पुलिस है, सीक्रेट सर्विसेज, इनकी बात आपस में बातें होती हैं, 7G हो, 20G हो, NAM हो, UNO हो, जितने भी हैं सब उन्हीं के लिए काम करता है। लेकिन हम एक साथ होने के बावजूद भी एक नहीं है, वह हमारा दुश्मन वर्ग है। जी नहीं सर, वो इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो संगठित हैं और हम लोग बिखरे हुए हैं। वो उनकी पूरी कोशिश है कि हम बिखरे रहे। हमारे पास सबसे बढ़िया 2 चीज है, एक तो यह कि हम मजदूरी कर रहे हैं, हम में से अधिकांश लोग परमानेंट बेरोजगार हैं, हम लगातार कष्ट में जा रहे हैं, और दूसरे हमारे साथ वह विचारधारा है, क्रांतिकारी विचारधारा है, जिसको हम फैला नहीं पा रहे। ठीक है, मान लीजिए, लेकिन आज नहीं तो कल तो फैलाएंगे। हमारा देश परतंत्र रहा, अंग्रेज यहाँ पे 200 से अधिक वर्षों तक उन्होंने शासन किया। हम उस विचारधारा से है कि हमें देश स्वतंत्र होना चाहिए, स्वराज चाहिए, हम खुद अपना शासन करेंगे। हालांकि शासनकर्ता भी हमारे अंदर से जो है वह हमारा ही शोषण कर रहे हैं, वह हमारे दुश्मन बन गए, हमारे लिए नहीं बने। तो इस प्रचार को ही तो हम लोग काम करें, इसलिए तो मैं आपके पास आ रहा हूं, और आप भी एक स्वतंत्र अपनी यह काम कर रहे हैं, इसके बावजूद कि आपके ऊपर भी खतरे की घंटी लटक रही है, स्वास्थ्य से भी आप बहुत, आपको कष्ट हैं, कई तरह के कष्ट है, आपने बार बार उसका उल्लेख किया, आज हम उसकी चर्चा ना करें। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें एक लाइन मैं सिर्फ यही जोड़ना चाहूंगा कि इन बातों को करना भी अगर बंद कर दिया गया तो ज्यादा सामाजिक नुकसान होगा। आर्थिक तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। अब शुरुआत करते हैं अगली खबर की, जो आ रही है विदेश सचिव के हवाले से। वो नेपाल पहुंच गए हैं। यह एक दौरा कहें तो इन लोगों का आपस में चलते रहता है। 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, कहते हैं कि आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नेबरहुड फर्स्ट इनका जुमला है, मतलब पूरे भारत का है। हालांकि नेबरहुड के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हमारे हाल फिलहाल में, लेकिन उसके लिए जा रहे हैं नेपाल के। हाँ, यही बात है कि चूंकि नेपाल छोटा देश है, इसलिए एक विदेश सचिव होने के बावजूद भी, विदेश
के मंत्री नहीं होने के बावजूद भी वहां के विदेश सचिव से मिलने के अलावे वहां के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। यदि मान लेते यही विदेश सचिव यदि रूस अमेरिका जाते हैं तो सवाल नहीं पैदा होता कि वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इनसे मिलने आएंगे। देखते हैं जी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी हमारी राष्ट्रपति कहीं पहुंची हैं तो एक भी खबर ऐसी नहीं आई कि उनको अटेंड करने के लिए लेने के लिए कोई प्रधानमंत्री आया और राष्ट्रपति आया। कई जगह तो मंत्री ही सिर्फ पहुंचे हुए हैं। खैर अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है रूस से। रूस की तरफ जा रहा था एक ड्रोन, बेलारूस ने उसको मार गिराया। कितनी सच्चाई है इस खबर में? ये सच्चाई तो है, अब वो किधर जा रहा था अब कहना मुश्किल है, हालांकि डायरेक्शन उस तरफ रहा हो। बेलारूस भी एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन अतिक्रमण करके अंदर घुस चुका था और उसके बाद से उसको चैलेंज करे ना करे अपने एयर डिफेंस से उसको मार गिराया है। वह मीडिया में हर जगह आ रहा है, पहला ऐसा है। और इस पर चेतावनी भी दी गई है यूक्रेन को कि आपने गलत काम किया बेलारूस की तरफ से, और दूसरे बेलारूस ने अपने जो भी इंटेलिजेंस है या डिफेंस है उनको अलर्ट किया है। लेकिन सही में कहें तो छोटी सी घटना है, बड़ी घटना जहां तक कुर्स्क की तरफ है। यदि पूरा का पूरा सेना यदि बेलारूस के बॉर्डर से बेलारूस ने अपना ना हटाया रहता यूक्रेन के बॉर्डर से तो यूक्रेन यह हिम्मत ना करता। और अब जो है कल ही मैंने बोला था, आज भी कुछ खबर आई है कि एक दो जगह पे वो डीआरजी कहते हैं छोटे छोटे 20-25 का ग्रुप लेके, हो सकता है एक आर्मर व्हीकल हो छोटा से लेकर अंदर घुसना फिर वापस भागना और पीछे से कुछ सपोर्ट होता है। ये सब मिलके अभी भी ये लोग यूक्रेन में यानी यूक्रेन नहीं रूस में कुर्स्क राज्य में अभी भी मारपीट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं वहां पे। लेकिन बाय एंड लार्ज कंटेन हो गया, यानी आगे बढ़ना इनका बंद हो चुका है, इनकी ताकत भी घट चुकी है। देखते हैं कब खत्म होता है। लेकिन इसका दो बड़ा जबरदस्त निष्कर्ष निकला। एक तो पश्चिम मीडिया बार बार कह रही है कि हम लोग को पता नहीं था, अमेरिका को पता नहीं था, जो झूठ बोल रहे हैं। नंबर 2, रूस में फिर से हो रहा है कि यदि हमारे पास स्ट्रेटेजिक वेपन है यानी एटॉम बॉम्ब है तो हम इस तरह से अपनी जनता को क्यों मरवा रहे हैं, यह सवाल उठ रहे हैं। बहुत तेजी से शुरू हो गए अब जी। चलिए देखते हैं तीसरे विश्व युद्ध की बात जो गाजा से हो रही है वो गाजा से ही होगी या वो रूस और यूक्रेन के बीच से ही उभर के सामने आएगी। अमेरिका की खबरों का रुख करते हैं। पहला जो इसमें अपडेट है हमारे पास वो है ट्रंप के हवाले से। ट्रंप की टीम ने कल तो माइक्रोसॉफ्ट दावा कर रहा था, उससे पहले एलन मस्क भी दुनिया भर की बातें बना रहे थे। अब ट्रंप की टीम कहने लगी है कि साहब कुछ इंटरनल इनकी चीजें हैक कर ली गई है और उसके पीछे ईरान है, तो ईरान को ही क्यों कर रहे हैं ये लोग इतना परेशान? चूंकि अभी रशिया के खिलाफ कहने का कोई मायने नहीं बनता है, क्योंकि यह रशिया के साथ युद्ध यूक्रेन का बंद करवाना चाहते हैं। यह इनका एक मतलब जुमला कहें या स्लोगन है अपने चुनाव जीतने के लिए। नंबर 2, बाइडेन के खिलाफ ये जीत रहे थे और अचानक पलड़ा, इनको जो 4 साल का राष्ट्रपति पद दिख रहा था वह गायब होता नजर आ रहा है। जहां तहां से जो भी आ रहा है सबका ये आ रहा है, जो नए नए सर्वे आ रहे हैं कि कमला हैरिस कई राज्यों में आगे बढ़ रही है। यह बड़ा गड़बड़ चीज हो रहा है। इसलिए अब बेचारे अपना किसी न किसी तरीके से छोटे मोटे मुद्दों पर कर रहे हैं, मुख्य मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं। अभी भी यदि ये लोग ना सचेत हुए, ये हारे जीते मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ना सचेत हुए इस तरह की घटनाओं पर ईरान के खिलाफ यदि आवाज उठाते हैं तो इनकी जीतने की संभावना और भी घटती जाएगी जी। क्या मैं इसको भारत के संदर्भ में इस तरीके से कह सकता हूं जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव में बोलते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर पाकिस्तानियों की मीटिंग हो रही है, वो गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे। बिहार चुनाव में कहा जाता है कि अगर यहां पर महागठबंधन जीत गया तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। क्या उसी तरीके की ये क्रोनोलॉजी अपना रहे हैं वहां पर ट्रंप? लग तो रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन वह वहां काम नहीं करेगा, साफ है। क्योंकि इनकी पार्टी और विपक्षी दल के पार्टी में कोई खास अंतर नहीं है। इजराइल पर एक ही हैं, यूक्रेन पे कहते हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा। कैसे रुकवा दूंगा नहीं पता किसी को भी। क्या आर्म्स अम्यूनिशन देना बंद करेंगे, क्या नेटो को रोक देंगे, मुझे नहीं लगता है। जहां तक आम जनता की बात है यानी उनको रोजी रोटी देने की बात है, इस पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चीन के खिलाफ दोनों छोटी मोटी बातें पर चाहते हैं कि अभी भी जनता को मूर्ख बनाएंगे, मुझे संदेह लग रहा है। कमला हैरिस आगे बढ़ रही है जी। चलिए, जिस यूट्यूब पे हम काम करते हैं उससे जुड़ी कोई महिला अधिकारियां 56 साल की थी, उनको बताया जा रहा है फेफड़ों में कैंसर था, उनकी मौत हो गई है। सुंदर पिचाई जो गूगल के चीफ हैं वो उनको याद कर रहे हैं। जहां तक ये सुजेन वोजेस्की है जिनका कैंसर संततः मृत्यु हो गया, 57-58 वर्ष की थी, तो कहते हैं कि ये बचपन से ही बड़ी तेज थी, पढ़ने वगैरह में थी,
और वहां से बाद से ये सोशल मीडिया में आई है। और पूरे के पूरे यदि कहें तो गूगल हो या इससे रिलेटेड जो भी हो, यूट्यूब हो, इसको बढ़ाने में इनका बड़ा हाथ है। शुरुआती दौर में भी जब गूगल का जब यूट्यूब का जब ऑफिस खुला था, इनके गैराज में खुला था, 8-9 महीने या साल भर रहा था, जब तक कि प्रॉपर ऑफिस में ना गया। और इसके साथ सुंदर पिचाई की भी या पचाई की जो भी थी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो सुंदर अब याद कर रहे हैं कि 20 वर्ष पहले कुछ बातचीत था, सिलसिला था, करना था, तो ऑफिस में करने के बजाय लेके गई कि भाई चलो आइसक्रीम खिलाती हूँ, और उसी के दौरान सब बातें भी समझाई, सारी बातें भी कराई। इसलिए सुंदर बहुत ही प्रभावित हुए उससे, आज भी याद रखते हैं और कहते हैं कि शी इज एज बेस, मतलब गूगल की जहां तक हिस्ट्री की बात है उसके आधार में वैसे ही है जैसे बाकी लोग हैं, और उनके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आज का दुनिया कैसा होगा। यानी याद करने का एक तरीका है उनका। जी चलिए, अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं और इसमें पहला जो अपडेट है वो बहुत ही डरावना है। कल सुबह सुबह एक स्कूल पर, जहां पर एक मस्जिद भी थी, हमला किया, 2,000 टन के बम बरसाए, और जो वीडियो वायरल हुआ उसने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। 100 से ज्यादा लोग मरे हैं। देखा ही होगा आपने सर? हाँ, देखा है। और यह जो है निश्चित रूप से बहुत ही जघन्य अपराध है, और उससे भी खतरनाक चीज यह है कि उसको कोई रोक सकने में असमर्थ है। अब बाइडेन रिजीम, या हो सकता है बाइडेन ने खुद कहा हो कि तुमने क्यों ऐसा किया, इसको इन्वेस्टिगेट करो, बकवास का है, उसके ऊपर पर्दा तोपने की बात है और कुछ भी बात नहीं है। और आज की पूरी दुनिया में यदि मानवता इस ढंग से सिसक रही है, बच्चों औरतों के खिलाफ 200-200 पाउंड के बम गिराए जा रहे हैं, और केवल वहीं पर नहीं, जितने भी शरणार्थी स्थल है हर जगह गिराए जा रहे हैं, और कहने के लिए कह रहे हैं कि हमास को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि कैसे गाजा को खाली किया जाए, और वहां पे चूंकि इनके जमीन की कमी पड़ रही है, वेस्ट बैंक पर तो कब्जा कर ही लिया है, इस जेरूसलम को ले ही चुके हैं, गोलन हाइट्स को ले ही चुके हैं, सिनाई पेनिनसुला को जो छोटा सा जगह उसको भी पूरी तरह से हथियाई चुके हैं, ऑफिशियली कर चुके हैं, और इसको भी करने के चक्कर में हैं। और जिसका साथ दे रहा है अमेरिका, अमेरिकन इंपेरियलिज्म और उसके जितने भी मिलिट्री अलायंस है वो सब। हालांकि हमास ने मांग की है, अल्जीरिया भी कर रहा है कि यूएनएससी में इसका क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए क्या होता है। जी कल खबर हम लोगों ने की थी कि $3.5 अरब जो है दे रहा है हथियार खरीदने के लिए अमेरिका इजराइल को, और फिर उसके बाद ही हमले की खबर आ गई। उससे पहले हमने देखा कि ईरान के हमले की डर की वजह से अमेरिका अपनी फौजें लाकर इजराइल के आसपास खड़ी कर दी उसको बचाने के लिए। तो एक तरफ बात करते हैं जंगबंदी की, और एक तरफ तमाम ऐसी चीजें करते हैं, यानी हाथ जो दिखाने के दांत हैं वो कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। बिल्कुल, वैसे कहूं तो हर शनिवार को इजराइल में, तेल अवीव सहित उसके कई अन्य शहरों में हजारों, मतलब लाखों की संख्या में यहूदी या जो भी इजरायली हैं वो आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। बड़ी, और यह महीनों से चल रहा है। उनकी कई मांग है कि तुरंत चुनाव कराओ और नेतान्याहू इस्तीफा दो, हमारे जो बंदी वहां पे उनको वापस लाओ, युद्ध बंदी की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। जहां तक यदि प्रजातंत्र की बात है कि प्रजा की बात मानते, उसको कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं है। पूरी दुनिया में खत्म हो गया, खासकर इन देशों में जैसे इजराइल हो, पोलैंड हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका है। अमेरिका में तो बहुत पहले से खत्म था। वहां के पूरे मतलब विचार ही बदल दिए जाते हैं। 1971 के आसपास में जब वहां से अमेरिकी सेना भागी थी वियतनाम से, और उसके पहले बहुत लाखों लाख में 10 लाख जनता आती थी कि युद्ध बंद करो वियतनाम में, कोई नहीं सुनने वाला था। और यही स्थिति हर जगह है। और इस बेशर्मी का कारण यही है कि आम जनता, जो भी सोवियत रूस था जैसा भी था, उसका एक असर था कि भाई हमारा एक सोशलिस्ट देश है और इसलिए ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ होना चाहिए, वो भी खत्म हो गया। 1990 के बाद से बिल्कुल मतलब बर्बाद सा हो रखा है। और यदि हम लोग फिर से ना जगे तो ऐसी भी दुनिया तो तबाह हो ही रही है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें जरूर अपनी आवाज एक साथ मिलकर उठाने की कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि कौन सा रास्ता है जिससे हम इस दुश्मन वर्ग को सफाया कर सके। जी, आपको लगता है मिलके आवाज उठाई जा रही है? सऊदी अरब तो अपने यहाँ के 15 स्टेडियम दिखा रहा है, कह रहा है फीफा 2034 होगा, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। कहां फर्क पड़ रहा है किसी को? इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क तो हमें पड़ रहा है। और फीफा के लिए वहां पे 15 स्टेडियम का इनॉग्रेशन फटाफट कर रहे हैं, चूंकि फीफा का जो मैनेजमेंट है वो दिसंबर में आएगा देखने के लिए कि तुम इसके लायक हो कि ना हो। इनको मिला है ऑर्डर, ठीक है, इन्होंने
चुनाव जीता है, कोई भी इनके विपक्ष में नहीं था फीफा 2034 के लिए। लेकिन यदि दिसंबर के आसपास देखते हैं कोई तैयारी नहीं है तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, ये समय देते हैं 9 साल 10 साल का, चूंकि बहुत बड़ा आयोजन होता है, अरबों खरबों डॉलर का उसमें पैसे लगते हैं और फायदा मिलता है, उससे बहुत जबरदस्त पैसा मिलते हैं जो जनता देखती है, टीवी पर जो प्रचार होता है वगैरह वगैरह होता है, खिलाड़ियों को मिलता है, वो सब होता है। तो इन लोगों की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हम मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हमारी औरतों की क्या दुर्गति हो रही है पूरे विश्व भर में, हमारे मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या होता है। 8 अरब कहने के लिए है, लेकिन हमारी एकता देखें तो उसका 1% भी अभी एक होके इनके खिलाफ सही में एक तार्किक ढंग से सही रास्ते से लड़ने को तैयार नहीं है अभी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एमबीएस का विजन है 2030 सऊदी अरब, और वहां पे उसने जो नियम शहर बसाया है उसको फटाफट बनाना चाह रहा है ताकि 2034 में आके लोग अपना याशियां करें, वहां पैसा कमाएं, यही तो धंधा रह गया पूरी दुनिया का। एक खबर आ रही है मिस्र से, अजीबोगरीब बयान दिया है, या आप कह सकते हैं कि उससे बयान दिलवाया गया या करना ही यही चाह रहे हैं, उससे तो बुलवाया गया। वो कह रहा है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी का ही गाजा पे राज होना चाहिए। अब ठीक है, चूंकि जो सदर्न गाजा से टिप से जिसको अभी इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वही एकमात्र था कि गाजा पट्टी से होते हुए यानी रफा से होते हुए और इजिप्ट का बॉर्डर था, जिसको क्रॉसिंग इजिप्ट क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग है, जो भी कहते थे, एकमात्र वही था। अब वह चाहता है, इजिप्ट की इतनी हिम्मत नहीं कोई इजराइल के खिलाफ बोले, इसलिए वो चाह रहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, चूंकि वो तुम्हारी देख में काम कर रहा है, उसके हवाले कर दिया जाए। अभी उसकी बात ही कहाँ रही, तो गाजा से भी तो हटे, जहां जो उसने बर्बाद किया उसकी तो वापसी हो। और मैं नहीं चाहूंगा, या जितने भी हमास के लोग हैं, जितने भी रेसिस्टेंट फोर्स हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वापस लाया जाए। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है तुर्की से। 9 दिन तक इंस्टाग्राम बंद रखने के बाद आखिरकार एर्दोगान ने इंस्टाग्राम पर लगा हुआ बैन हटा लिया, उसको अनब्लॉक कर दिया, और साथ ही उसने हमास के नेता इस्माइल हानिया के 2 बेटों की मेजबानी की है। 2 बेटों की मेजबानी तो इसलिए भी दिखाने के लिए कि भाई अपनी सहानुभूति भी दिखाई कि तुम्हारे पिता मारे गए, चलो ठीक है, और यह भी दिखा रहे हैं कि हमास के साथ हैं, यानी पैलेस्टीन जो कॉज है उसके साथ है, वह ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। जहां तक इसकी बात है, आपने कहा कि इंस्टाग्राम को हटा लिया गया था 9 दिन में, कहते हैं कि अब समझौता हो गया। इंस्टाग्राम वैसे जो इनके ऐड आते थे जिसके खिलाफ था तुर्की हटाने के लिए, जिसमें चाइल्ड अब्यूज होता था या उस तरह के खेल दिखाते थे, जुआ खेलने की बात, आओ खेलो, हमारे आते रहता, भरे रहता है, ये खेलो, इतने पैसे लगाओ, बड़े बड़े हमारे नेता वगैरह भी जो फिल्मी जगत से वो भी आते हैं। अंततः इंस्टाग्राम ने मान लिया, करीब 3000 ऐसे साइट हटा दी है, और जितने गंदे साइट से समझौता हो गया और ये वापस आ गया है। इथोपिया को गाजा के करीब लाने की खबरें चलाकर एर्दोगान क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या इथोपिया जो है वो गाजा के समर्थन की बातें कर देगा, उससे कोई बड़ी क्रांति हो जाएगी? नहीं, असल में इथोपिया के साथ इनका संबंध बढ़ रहा है, और सोमालिया और इथोपिया के बीच में बहुत पहले हमने इसकी चर्चा की थी, मुझे याद आ रहा है, सोमालिया से टूटा हुआ जो जगह था सोमालीलैंड, और सोमालीलैंड ने अपने रास्ते से इथोपिया को समुद्री रास्ता दिया, यानी पोर्ट बना रहा है, जिसके कारण दोनों में बड़ा जबरदस्त वो खटपट चल रहा था, लड़ाई की भी संभावना बन रही थी। अब तुर्की कह रहा है कि हम समझौता करवा रहे हैं, और इसी में इसने यह भी कहा कि एक अपना स्टेटमेंट दे दिया, इन्होंने बड़ी खुश होके एक्स यानी ट्विटर पे एक स्टेटमेंट दे दिया कि इनसे भी हमारी मांग है कि जो आप कर रहे हैं पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए, उसको भी आप ज्यादा करें। तो यह एक दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं है। हाँ, इस इथोपिया, सोमालीलैंड और सोमालिया में समझौता हो जाता है, युद्ध की स्थिति नहीं बनती है, तो वह अच्छा होगा अरब देश और वहां अफ्रीकी आइलैंड नहीं, अफ्रीकन उसके लिए, कंट्रीज के लिए जो उस साइड में सारे के सारे हैं, उनके लिए अच्छी बातें होंगी। जी नॉर्वे जो है, पता है सर आपको, चरमपंथी देश है, और जानते हैं ये बात कौन कह रहा है? इजराइल। उसका कहना है, कारण बता रहे हैं कि नॉर्वे ने पिछले महीने में, आई थिंक मई में, पिछले 2 महीने में पैलेस्टीन लैंड को मान्यता दे दी है, इसलिए है। हमास को वो टेररिस्ट नहीं कर रहे, इसलिए तुम टेररिस्ट हो। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को पैसे दे रहे हो, इसलिए तुम टेररिस्ट हो। हालांकि यह सब कहने का कोई मतलब नहीं। आजकल पूरा जमाने में यही है, यदि मुझे कोई रेपिस्ट कहता है तो कहने वाले को मैं कहूं कि तुम रेपिस्ट हो, मुझे कोई आतंकी कहता है तो मैं उसे आतंकी कह दूं। और इजराइल का इसमें महारत है, वह पिछले
6 से 7 दशकों में यही कर रहा है। उसके पूरे के पूरे हर जगह उसके बंदे हैं पैसे देकर, बिना पैसे के भी विचार से, इंग्लैंड में, अमेरिका में, और उसको कहने वाला कोई नहीं है। उसे पता है कि जो बेस उसने मिलिट्री बेस बना रखा है, जो पूरे अरब कंट्रीज, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां तेल का खजाना अगले 50 वर्षों में नहीं खत्म होने वाला है, और पूरी दुनिया के लिए जहां तक वर्ल्ड एनर्जी की बात है बहुत महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए जो चाहेगा वो तकरीबन करवा लेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में वैसे ताजा झगड़ा जो हुआ था वो पैलेस्टाइन अथॉरिटी के रेवेन्यू की जो ठेकेदारी दे रखी थी नॉर्वे को देख रेख के लिए, उससे पहले इजराइल ने बाहर किया। और अब जब इजराइल जो है उसके खिलाफ एक्शन अगर नॉर्वे कुछ कर रहा है, कह रहा है, तो उसे वो एक चरमपंथी देश बता रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।